नाज़रीन, रुपया पैसा में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं अली नासिर। हमेशा की तरह जब भी माशी मौज़ूआत के बारे में बात करने लगता हूं अभाम का शिकार हो जाता हूं। कुछ समझ में नहीं आती कि क्या कहूं। क्या ये कहूं कि मुल्क की मईशत बेहतरी की जानिब जा रही है, या ये कहूं कि मुल्क की मईशत पस्ती की जानिब जा रही है। कुछ कन्फ्यूजन है यहाँ पर। उस कन्फ्यूजन को कोई दूर करने के लिए तैयार नहीं। बातें अरबों डॉलर की हैं। फिर वही बात करूंगा जो पूरे हफ्ते में थीम रखी, अवामी थीम रखी, अवामी मौजू पर गुफ्तगू की कि अवाम को रोज़गार चाहिए, गुर्बत से निजात चाहिए, महंगाई से किसी तरह निजात चाहिए, वो उनको मिल नहीं रही। और अरबों डॉलर शेख लेकर आ रहे हैं, हमें दे रहे हैं, हमें बांट रहे हैं, लेकिन वो हमें लग नहीं रहे। बिल्कुल जैसे मुझे याद है कि बचपन के अंदर हमें कुछ अपने रिश्तेदार मिला करते थे, कहते थे साहब खाना तो हम बहुत खाते हैं लेकिन जिस्म पे नहीं लगती। तो जिस्म पे कुछ लग नहीं रहा, अवाम को कुछ फ़ायदा मिल नहीं रहा। सीपेक का भी कुछ यही हाल रहा। चाहे लोग कितनी भी जिद कर लें, मैं सीपेक के ऊपर अपनी तनकीद जारी रखूंगा। उसकी वजह यह है कि जब तक अवाम को उसका फ़ायदा नहीं मिलेगा, मैं सीपेक के बारे में कोई बड़े बड़े क्लेम्स नहीं करूंगा और ना ही उसके हक में कोई बहुत बुलंदोबांग दावे करूंगा और नारे मारूंगा। क्योंकि जब तक उसका बेनिफिट एंड यूज़र एंड कंज्यूमर और आम आदमी को नहीं मिलेगा, क्योंकि आम आदमी मुझसे पूछता है कि 4 साल से आप मंजन बेच रहे हो सीपेक का, बैठकर ये हमें बताओ कि हमें मुलाजमत मिली या नहीं मिली। मैंने कहा मेरे पास आपके सवाल का कोई जवाब नहीं। उन्होंने बोला क्या हमें माशी मौके मिले या नहीं मिले। मैंने कहा मेरे पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं। उन्होंने कहा इससे ज़्यादा नौकरियां तो मुशर्रफ दौर में थी जितनी अब सीपेक के आने के बाद जो तमाशा किया उसके बाद पैदा नहीं हो सकी। तो फिर मुझे बताएं कि सीपेक का मंसूबा कहाँ लग रहा है। मैंने कहा हवा में, कहीं ना कहीं तो लग रहा है। फिर वही बात है, जिस्म को नहीं लग रहा, कहीं और ही जा रहा है। मेरे साथ बहुत ही अहम मेहमान आज शामिल गुफ्तगू होंगे। इनके साथ कुछ सियासी व मुआशी गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ मौजूद है मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट FPCCI और इसके अलावा पीपल पार्टी के बड़े मुतहर्रिक रहें। वेलकम करूंगा सर आपको शो। थैंक यू अली नासिर। बेग साहब, अब बात कुछ इस तरह की है कि सबसे पहले तो ये मैंने एक स्केच आपके सामने खींच दिया कि मुल्क की मईशत के क्या हालात हैं। अब इसके बारे में तो मैं और आप तफसीली गुफ्तगू करेंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि हम करप्शन, बदउनवानी, बेज़ाब्तियों का ख़ात्मा करेंगे। और उसके अंदर सबसे पहले इन्होंने हाथ रखा नॉन लीग के ऊपर। अब बात यह है कि इमरान खान साहब अगर दिल में तैयार कर लें, किसी के पीछे पड़ जाएं, तो फिर उसे छोड़ते नहीं हैं। दोनों भाई किसी भी वजह से जो भी मामलात हुए, हालात हुए, दोनों भाइयों को अंदर करवा दिए, अंदर हो गए। सॉरी, ये वर्ड मुझे यूज़ नहीं करना चाहिए, वो हज़फ कर देता हूँ। दोनों भाई अभी अंदर हैं। बुरा ना मानिएगा, आज से मेरे ख्याल शायद नवाज शरीफ साहब को टीवी भी मिल जाए, मेरी दुआ है, फिर वो ये प्रोग्राम भी देखा करेंगे। शहबाज शरीफ साहब के भी कुछ ऐसे ही हालात हैं। लेकिन अब उन्होंने तोपों का रुख आपकी सियासी जमात की जानिब कर लिया है और आपकी सियासी जमात के कायदीन उनके क्रॉस हेयर में है। अब उन्होंने कहा है कि हम इनको नहीं छोड़ेंगे, ECL में से भी नहीं निकालेंगे। जवाब बताएं। मशरूत कर दिया उन्होंने, लेकिन चीज़ तो यह है कि पॉलिसी स्टेटमेंट तो यह है कि हम अकाउंटेबिलिटी के फेवर में हैं। हम चाहते हैं मुल्क में अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी हो। उसमें तमाम वो लोग जिन्होंने करप्शन किया है, वो किसी सियासी जमात से ताल्लुक़ है, उनको लाया जाए, उनकी ख़िलाफ़ इंक्वायरीज़ हों और उनको मंतिक़े अंजाम तक पहुंचाया जाए। ये तो मेरा पॉलिसी स्टेटमेंट है। अब जहाँ तक सवाल है जो अभी नज़र आ रहा है, उसमें यह है कि नून लीग और मुस्लिम और PPP पे अकाउंटेबिलिटी का जोर है, रेफरेंसेस बन रहे हैं, इंक्वायरियां हो रही हैं। नहीं, इमरान खान साहब की भी पेशी हो रही है। इमरान खान साहब को भी कह रहे हैं कि आओ बताओ हेलीकॉप्टर में कहाँ गए। लेकिन वहाँ पे PTI में और दूसरा रहनुमा है जिनके नैब इंक्वायरियां चल रही हैं, लेकिन वहाँ पे कोई पेशरफ्त ऐसी नज़र नहीं आती। अब आपके सवाल की तरफ हम आते हैं कि जो एग्जिट कंट्रोल में इन्होंने मना करा है नाम का। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है चीफ जस्टिस के, और मजाल नहीं है कि उसको कोई चेंज कर सके। हाँ, ये उसको प्रोसीजर में घुमा के ताख़ीर कर सकते हैं। यानी ये कह सकते हैं कि एग्ज़िट कंट्रोल में निकालने के लिए जो एक कमेटी है उसको हम वज़ारत दाखिला में फॉरवर्ड कर रहे हैं और उस कमेटी की अप्रूवल के बाद हम निकालेंगे। चलें 2 दिन 3 दिन जब तक उसकी मीटिंग नहीं हो जाए। लेकिन फिर जुल्फ़ी साहब जो थे, आपको जो इमरान साहब के दोस्त हैं, उनका तो एग्जिट कंट्रोल में नाम एक आधी बात सुन के दोस्त नहीं है, उनके पास एक सरकारी ओहदा भी है, वो वज़ीर आज़म के स्पेशल असिस्टेंट भी हैं। तो ये चीज़ें डिस्पैरिटी बतलाती हैं। अब आखिरी चीज़ जो सबसे अहम इन बातों में, देखें, करप्शन और गुड गवर्नेंस एक पूरी चीज़ का 10, 15, 20% होता है।
100% नहीं होता। आप अपनी हुकूमत अगर सिर्फ चला ही रहे हैं करप्शन को ख़त्म करने के लिए, तो ये गुड गवर्नेंस के ज़ुमरे में 10% को आप 100% बना देना नहीं है। आपके पास मायशत को सही करना है। आपने मकानात बनाने को जो कहा उसकी डिलीवरी दें, 1 करोड़ जॉब्स देने को जो कहा उसकी डिलीवरी दें। तो मेरा कहने का मकसद है कि हम शौकत बसरा साहब हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं। शौकत बसरा साहब अब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के मुतारिक रहनुमा हैं, तो वेलकम करता हूं आपको शो में शौकत बसरा साहब। बहुत मेहरबानी मेरे भाई। शौकत बसरा साहब, अब आपसे जानना ये चाह रहा हूँ, हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब, जो कि पीपल पार्टी की रहनुमाई कर रहे हैं आज, और आज जो है उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो बात ये है कि इन्होंने कहा कि जनाब ये करप्शन और बेज़ाब्ती बदउनवानी जो है, इसका जो रोल है बहुत ही कम है। असल जो रोल इकोनॉमी के अंदर है वो मैनेजमेंट का है, या जो ख़राबी है इकोनॉमी के अंदर वो मिस मैनेजमेंट की है। तो आप लोग करप्शन के खिलाफ एक्शन ले रहे हैं, उससे कुछ खास कोई खातिर खा नताइज नहीं मिलेंगे, ऐसी इनकी राय है। अब आप इसके ऊपर अपना तजिया थोड़ा सा पेश करें। तो मिर्जा इख्तियार बेग साहब मेरे बड़े भाई हैं और उनकी इकोनॉमी में बड़ी गहरी नजर है, बल्कि मैं उनको इकोनॉमी पे काफी माशाल्लाह एक्सपर्टीज है उनकी। लेकिन जहां तक आपने बात की कि मिस मैनेजमेंट की, मैं फिर कहता हूँ, देखिए ये बात तो हमारे मुखालफिन भी करते हैं और कि जी वहाँ पर करप्शन नहीं है, लूटमार नहीं है, वहाँ पर पूरा चेक एंड बैलेंस है। हाँ, गलती की गुंजाइश इंसान है, फरिश्ते तो नहीं है, गलती तो हो सकती है कहीं ना कहीं, लेकिन नीयत पे शक नहीं किया जा सकता। और अभी जो इकोनॉमी का इशू है, इनफैक्ट आते ही मेरे ख्याल से बेहतर समझते हैं, अगर ये सारी चीजें वहाँ ना की जाती, मुल्क तो डिफॉल्ट करने जा रहा था, तनख्वाहों के लिए पैसे नहीं थे, और उसमें तहरीक इंसाफ जो कि 5 महीने की हुकूमत है, मेरे भाई मुझे बता दीजिए कि इनका क्या लेना देना है कि गुज़श्ता 50 साल से या पीपल्स पार्टी हुकूमत में रही, जिसका मैं भी हिस्सा रहा, या नून लीग रही। अब जितने रिकॉर्ड कर्जे लिए गए उसके लिए ये मुश्किल फैसले देने पड़ने थे, और अगर कर्जे लिए जा रहे हैं तो तहरीक इंसाफ वो कर्जे उतारने के लिए कर्जे ले रही है जो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने लिए। खास तौर पर पिछले 5 साल में मेरे भाई मुस्लिम लीग नून ने तो वो खिलवाड़ किया इस मुल्क के साथ कि पाकिस्तान की तारीख के इतने कभी कर्जे नहीं लिए गए। हर पैदा होने वाला बच्चा 1.5 लाख का मकरूज कर दिया गया, और फिर यहाँ पर वो अल्ले तल्लों में पैसे उड़ा दिए गए। यहाँ पर पुल बना दिए गए, खट्टी ट्रेन बना दी गई, लाल बस बना दी गई, और उसमें कमीशन खाए गए। अच्छा, एक चीज थोड़ा दिल पे हाथ रख के बतानी है आपने, क्योंकि आप पहले डिप्टी अपोजिशन लीडर भी रहे हैं पंजाब के अंदर। मुझे बताइएगा हकीकत में क्या शहबाज शरीफ साहब के दौर में पंजाब में तरक्की हुई है? क्या वाकई में बाकी सूबों को उनसे सीखना चाहिए और गुड गवर्नेंस की एक मिसाल बने, और वहाँ की मईशत जो थी वो इतनी अच्छी थी कि इंडस्ट्रियलिस्ट कराची छोड़ के जो है वो पंजाब चले गए? क्या ये बात बिल्कुल सच है? देखिए, आपने एक सवाल में आपके 2-3 सवाल आ गए। एक तो आपने कहा है अली भाई कि क्या समझते हैं कि मियां नवाज शरीफ की यहाँ पे गुड गवर्नेंस थी। देखिए, मेरा तल्लक जनूबी पंजाब जिला बहावलनगर हरनाबाद फुटाबाद से है। जी, बिल्कुल आपको एक्चुअल बात बताऊंगा। तरक्की नजर आ रही थी पुलों के अंदर, तरक्की नजर आ रही थी यहाँ पर लाल बस के अंदर, ये जंगला बस के अंदर। मेरे भाई जो चीजें नजर आ रही थी आपको देख रहे थे, बहुत तरक्की हो रही है। लाहौर के अंदर ही आप देख लीजिए, उन्हीं पुलों के नीचे अस्पतालों के अंदर माएँ बच्चों को जन्म दे रही थी, बाहर बरामदों के अंदर एड़ियां रगड़ के मर रही थी, अस्पतालों के अंदर अद्वियात नहीं थी, स्कूलों में तालीम नहीं थी। और यहाँ ये मियाँ शहबाज नहीं थे, वो शोबाज थे, वो शोबाजी करते थे। आप समझ रहे थे कि शायद वहाँ पे बहुत बड़ा काम हो रहा है। अच्छा, आज मुझे बताइए कि वही मियाँ शहबाज शरीफ जो हम करप्शन की बात करते हैं, हम माफिया की बात करते हैं, नेक्सस की बात करते हैं, आज सारा कुछ आपके सामने आ गया जो हम कहते होते थे। आज मियाँ नवाज शरीफ को एक अदालत ने सजा दी और वो अंदर पड़े हुए लूट मार में, करप्शन में। दूसरा भाई जो है उसी लूट मार के अंदर करप्शन में पेशियां भुगत रहा है। वो जो अफसाना हाउसिंग स्कीम थी, जो पानी का मंसूबा था, जो लाल बस का मंसूबा था, जो खट्टी ट्रेन का मंसूबा था, जो आपकी मेट्रो, तो फिर ये आप कहें कि अच्छा अब आपने कहा जी इन्वेस्टर कराची से आ गया। देखिए, कराची से जो इन्वेस्टर आया था, मिर्जा इख्तियार बेग साहब माशाल्लाह है इसी फील्ड में, वो बेहतर समझते हैं। वो तो जो वहां पर एमपीएम ने खौफ की फजा पैदा की थी, जो वहां पर जो कत्लो गारत हो रही थी, वो लोग डरते हुए पंजाब में आ गए। वहां यहाँ तो उन्होंने इन्वेस्ट किया, तो यहाँ पे आके, लेकिन यहाँ पे तो मियाँ शहबाज शरीफ और
हमजा शहबाज और नवाज शरीफ ने जिस तरह के अंदर लूट मार की तारीख में अली भाई इसकी मिसालें नहीं मिलती। अभी आप देखते जाएं आगे आगे क्या होता है। आगे हम देख रहे हैं क्या क्या होगा। आपने हमारे साथ रहना है। बसरा साहब, एक छोटी सी ब्रेक लेनी है हमने। ब्रेक के बाद जब आगे तो डॉक्टर मिर्जा इख्तियार बेग साहब से पूछेंगे कि जनाबे वाला ये जो बात आपने की है उसकी तायद करते हैं या नहीं। लेट्स टेक ए शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। गुफ्तगू हमारी जारी है। अब मैं जानना चाहूँगा थोड़ा कि हुकूमत किस सम्त में जा रही है, और पहले ये जानना चाहूँगा कि अपोजिशन क्या सोचती है। तो जनाब मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब, अब बात ये असद उमर साहब के भी कुछ बयानात आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जनाब मैं कल उन्होंने मेरे ख्याल मीडिया वालों से बात की, कुछ मुझे जो बात समझ में आई वो ये है कि ग़ालिबन वो ये कहना चाह रहे हैं कि अब IMF के पास नहीं जाएंगे। पहले बोल रहे थे जाएंगे नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे जाएंगे नहीं यानी हमें तो बिल्कुल पागल कर दिया ना इन्होंने। हमें तो इन्होंने वो बना दिए, मैं लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहता, वो गैर पार्लिमानी लफ्ज़ है, लेकिन मतलब इन्होंने दिमाग हमारा ख़राब करके रख दिया। कभी कहते हैं हम जाएंगे, कभी कहते हैं नहीं जाएंगे, फिर जाएंगे नहीं जाएंगे। अब बोल रहे हैं कि हम नहीं जाएंगे, तो हम नहीं जाएंगे IMF के। देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि शौकत बसरा साहब भाई हमारे बड़े वोकल शख्सियत हैं, स्ट्रेट बात करते हैं और मैं उनका एहतराम करता हूँ। दूसरी चीज़ ये है कि मैंने फेडरेशन का इलेक्शन जीतने के बाद सीनियर वाइस प्रेसिडेंट का कल हमारे यहाँ 4:30 बजे 4 बजे असद उमर साहब आ रहे हैं फेडरेशन में। कल आ रहे हैं? हाँ, और वो कल ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस इन पाकिस्तान के ऊपर बात करेंगे, यानी पाकिस्तान में काम करने में जो मुश्किलात हैं उसको कैसे दूर किया जा सकता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। आप उन्हें चाय पापे खिलाएंगे, तारीफें करेंगे उनकी, और वो आप लोगों की तारीफें करेंगे, वाह क्या बात है, वो भी चले जाएंगे। मुझे आप 25-30 साल से जानते हैं। इख्तियार बेग एक सिर्फ क्रेडिबिलिटी ही मैंने कमाई है और मैं उस पर कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगा। तो कल बहुत बिजनेस कमेटी एक्साइटेड है उनसे बात करने के लिए, और हमारी जो डिमांड्स हैं अपनी जगह वो रफ एंड टफ टॉक होगी। जी बिल्कुल, जिसमें रिफंड्स का है, सेल टैक्स का, इनकम टैक्स। पिछली दफ़ा भी आए थे। उसके अलावा एक सरस सी बात फरवरी में मैं फेडरेशन की तरफ से बिजनेसमैन कन्वेंशन एक इनेकाद कर रहे हैं, जिसमें पूरे पाकिस्तान के बिजनेस लीडर, चैम्बरों के सदूर और इकोनॉमिस्ट आएंगे, और इमरान साहब ने रजामंदी की है और पूरी इकोनॉमिक टीम के साथ। तो आमने सामने बैठ के बना के चल रहे हैं। आप भी कहीं शौकत भाई की तरह PTI की तरफ रुझान तो नहीं पैदा हो रहा है? ऐसे ही पूछ रहा हूँ। जिस तरह से आप दिल असद उमर और इमरान खान साहब का नाम ले रहे हैं, को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। हुकूमत से लड़के हेड ऑन करके आप हासिल कुछ नहीं कर सकते। उनके साथ आप मिल बैठ के अपने मसाइल किसी हद तक हल करा सकते हैं या रहनुमाई कर सकते हैं। तो उसी बुनियाद पे ये मैंने बहुत बड़ा टास्क लिया फेडरेशन की तारीख में कि पूरी इकोनॉमिक टीम, इमरान खान साहब हमारे सामने बैठ ये मस्बत बात है। यहाँ पर शौकत बसरा साहब, मेरे ख्याल जो बेग साहब हैं इनको भी मानूस कर लिया तहरीक इंसाफ ने। ये तो बड़े नरम गोशा रख रहे हैं, अब तो बड़े तरीके से चल रहे हैं। इमरान खान साहब का नाम उस प्यार और मोहब्बत से ले रहे हैं जैसे बिल्कुल तहरीक इंसाफ वाले लेते हैं। कह रहे भाई काम लेना है उनसे, हेड ऑन तो उन्हें ले नहीं सकते। शौकत बसरा साहब एक होर जाना तो अपनी तरफ कर ले। अली भाई देखिए, गुजारिश ये है कि कौमी मसाइल पे कौमी सोच होनी चाहिए। तनकीद बराए तनकीद मसाइल का हल नहीं है। मिर्जा इख्तियार बेग साहब मैंने देखा है जब पीपल्स पार्टी में भी है, वो पीपल्स पार्टी की अगर कोई गलत पॉलिसी होती है उस पर तनकीद करते हैं, अच्छी पॉलिसी को अप्रिशिएट करते हैं, और यही पॉजिटिव आदमी का काम होता है। तो इकोनॉमी जो है ना मेरे भाई, वो पार्टी का मसला नहीं है, वो किसी की जात का मसला नहीं है, वो किसी जमात का मसला नहीं है। ये 18-20 करोड़ आवाम का मसला है। वो उसी आवाम के लिए हम कहते हैं कि डेमोक्रेसी ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। उन्हीं के लिए सब लोग हम सियासत करते हैं। हमारा जीना मरना आवाम के साथ है। अगर सिर्फ तनकीद ही करना है, किसी को नीचा ही दिखाना है, तो फिर गालियां देते रहो, इमरान बहुत बुरा है, आसिफ साहब बहुत बुरे है, नवाज बहुत बुरा है। ऐसे नहीं होता। आप देखें ना, सर ये हम तो नहीं कहते, ये तो तहरीक इंसाफ वाले कहते हैं हमसे पहले जो थे वो इतने बुरे थे, उन्होंने इतना सत्यानाश कर दिया पाकिस्तान की मईशत का, अब ठीक करते करते बड़ी देर लग जाएगी। नहीं, ये बात तो हकीकत है, ये बात हकीकत है। देखें, मैं फिर आपको कह रहा हूँ कि चैम्बर के रिप्रेजेंटेटिव मिर्जा इख्तियार बेग साहब आपके पास बैठे हैं, जो बिजनेस को समझते हैं, इकोनॉमी को समझते हैं। शायद उसका मैं अली भाई
आप भी नहीं समझते होंगे। बिल्कुल सही बात। वहां पर फिर कहता हूँ कि इमरान खान का ये कहना या उनकी टीम का ये कहना कि भाई गुज़श्ता 50 साल में हमारा क्या लेना देना था, अब चीजों को अगर दुरुस्त हिम्मत में डालना है। और मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी कामयाबी है कि अगर हमारे वो ममालिक जो हमारे ट्रस्टेड फ्रेंड है, हमारा चाइना है, सऊदी अरेबिया है, यूएई है, मलेशिया है, उसके बाद टर्की है, उसके बाद कतर की तरफ जा रहे हैं, अगर ये हमारे ममालिक हमें कम शराइत पे, कम इंटरेस्ट पे अगर हमें लोन भी देते हैं और हमारे ज़खायर बढ़ाने के लिए पैसे भी दिखाते हैं, तो हमें अच्छी बात है। अगर हम IMF की तरफ नहीं जा रहे, IMF तो वो मैं समझता हूँ कि इतना जबरदस्त उनकी शराइत होती है, पहले अवाम में महंगाई ये एक बात हो गई, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैंने प्रोग्राम का आगाज किया तो मैंने बड़ी चुभने वाली सख्त बातें की। अब आपने भी बताया आप एक अवामी आदमी हैं, जाहिर बात है सियासतदान है, वोटरों में जाना पड़ता है, अवाम के पास जाना पड़ता है। साउथ पंजाब का जो आपने ज़िला बताया, जो इलाका बताया, वो पसमानदा तरीन इलाकों में से एक है। बात यह है कि CPEC की बात हो जाए, IMF की बात हो जाए, GDP ग्रोथ रेट की बात हो जाए, वहाँ जो बेचारा किसान है, वो जो जानवर पाल रहा है, उसको तो इन चीज़ों की समझ नहीं आती ना बसरा साहब। उसको तो ये चीज़ समझ में आती है कि खाना सस्ता किस तरह से मिलेगा, आटा सस्ता किस तरह से मिले, तरकारी किस तरह से सस्ती मिले। उसके तो सवाल बड़े बुनियादी हैं। रोज़गार कहाँ से मिले? लोग आपको यही कहते होंगे सरकारी नौकरी दवा दे, ए कम करा दे, ओ कम करा दे, रोटी खवा दे, मतलब इस तरह के लोगों के डिमांड्स होती हैं। पाकिस्तानी सीधे साधे लोग हैं, उनके लिए क्या जवाब निकाला है तहरीक इंसाफ ने? अली भाई, आपने दरिया को कूजे में बंद किया है, बिल्कुल आपने सही कहा है। भूखा जो होता है, जो गरीब है, जो बेरोजगार है, उसको इस बात से सरोकार नहीं है जो गुफ्तगू में मिर्जा इफ्तार बेग साहब या स्टैट कहती हैं या हम वो अल्फाज का गौरव जिंदा करते हैं। उनको तो सीधी सीधी बात चाहिए, भाई हम गरीब लोग हैं, हम आपको अपने वोट दिए हैं, हम पाकिस्तान की शहरी हैं, ये बताओ हमारी बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ किस तरह पूरी होंगी, हमारे बच्चों को तालीम किस तरह मिलेगी, सेहत किस तरह होगी, हमारे इलाज किस तरह होगा, हमारे बच्चों की खुराक किस तरह आएगी। तो बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं, उसके लिए ही सारा कुछ कर रहे हैं, ये जो IMF की तरफ नहीं। अच्छा, मैंने बचपन, शौकत बसरा साहब मुख्तसर एक बात करता हूं, फिर बेग साहब की तरफ जाता हूं। मेरा बचपन का जो अक्सरियती हिस्सा है वो साउथ पंजाब में ही गुजरा, और मुल्तान में मैं रहता था। तो मैं लोगों से बुनियादी तौर पर जो मुझे समझ में आता था, उनकी बड़ी बेसिक डिमांड्स होती थी, सीधी सादी, चाहे वो रूरल एरियाज में हो या अर्बन एरियाज के अंदर। उनको ये होता था कि मेरे बाग की प्रोडक्टिविटी किस तरह से बढ़ जाए, जो मतलब ये कि मैं किस तरह से बेहतर अंदाज से खेती कर सकता हूँ, पानी किस तरह से मिल जाए, मतलब बुनियादी मसाइल। बच्चा स्कूल पढ़ जाए, हमारे इलाके में हाई स्कूल आ जाए, हमारे इलाके में कॉलेज आ जाए। बहुद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी तो बनी हुई थी वहाँ पे, लेकिन रूरल एरियाज़ के ये छोटे छोटे मसाइल थे। इन मसाइल के मुतालिक टास्क फोर्स कहाँ है? सवाल दोबारा रिपीट कीजिएगा अली भाई। सर, मैंने कहा ये जो छोटे छोटे मसाइल हैं आम लोगों के, ये भी इकोनॉमिक नौयत के सवाल हैं, इकोनॉमिक मसाइल हैं, बेसिक एग्रीकल्चर, इसका टास्क फोर्स होनी चाहिए रूरल डेवलपमेंट पे। आप तो खुद रूरल एरिया को रिप्रेजेंट करते हैं। अली भाई आपने तो कहा, जैसे खुद आप, मेरे लिए बड़ी अच्छी खबर है कि आप जनूबी पंजाब से चले करते हैं, यहाँ टाइम आपने गुजारा, आपको तो हमारे मसाइल का ज्यादा अंदाजा होगा जी। बिल्कुल, मैं आपको फिर यही गुजारिश कर रहा हूँ कि हमारी जो अभी टीम है उसकी मेन प्रायोरिटी यही है कि किसी न किसी तरीके से ये महंगाई को रोका जाए, बेरोजगारी को खत्म किया जाए। जो हम प्लान दे रहे हैं कि नौकरियां देंगे, मकान देंगे, उसके ऊपर वर्किंग जारी है। लेकिन फिर मैं आपको अर्ज करूं, मुझे ये समझ नहीं आ रही कि 5 महीने के अंदर, मैं बहुत सारे एनालिस्ट को सुन रहा हूं यार, 150 दिन भी नहीं बने अभी हुकूमत को आए हुए, सब कह रहे हैं कि आप जो कुछ माजी में होता रहा उसको उस पर मट्टी पाओ, आप जो है दूध और शहद की नहरें यहाँ बहा दो। ऐसे नहीं होता मेरे भाई। हालात ऐसे हैं कि आपने कर्ज उतारने के लिए कर्ज लेना पड़ रहा है आपको। हालात आपके ये हैं कि जब ये हुकूमत आई थी, करंट डिफिसिट जो था वो 19 बिलियन के करीब था। इंपोर्ट आपकी इंपोर्ट हो रही थी, एक्सपोर्ट मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुकी थी। अब इसीलिए अगर ये चीजें बेहतर होंगी, एक्सपोर्ट आपकी बेहतर होगी, आपके जो कर्जे हैं आप वो कम शराइत पे लेंगे, लेने तो पड़ेंगे, ये तो मजबूरी है। और उसके बाद मैं समझता हूँ हालात बेहतरी की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन बड़ी अहम आपने बात की, बड़ी अहम आपने बात की। यही चीज़ जो है मैं डॉक्टर मिर्जा इख्तियार बेग साहब के पास लेकर जाता हूँ। बेग साहब, असल में बात ही कि जो बात की है सही है, उसमें वज़न अपनी जगह मौजूद है। शौकत बसरा साहब की बात में वज़न मौजूद है कि वक्त अभी भी कम हुआ है, लेकिन हमारे एनालिस्ट ने जो है ना फैसला सादिर कर दिया कि हुकूमत नाकाम हो गई, वो माशी मसाइल को हल नहीं कर सकती वगैरह वगैरह। खैर, मैं पीपल पार्टी के मुतालिक तो बात करना ही नहीं चाहता, क्योंकि आप लोगों की जो हुकूमत की कारकर्दगी रही उसके बारे में नो कमेंट्स। लेकिन मैं ये ज़रूर जानना चाहता हूँ कि इस वक्त जो हालात हैं,
how much more time are you willing to give to the PTI government to set policy in the right direction? देखिए, हमारे बिजनेस कम्युनिटी की जो नई टीम आई है फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान में, सदर, माई सेल्फ और पूरी हमारी जो ऑफिस बेयरर्स हैं, हमने ये आपस में डिसाइड करा अपनी पहली मीटिंग में कि हम हुकूमत को टाइम देना चाहते हैं, हम हुकूमत को सपोर्ट करेंगे ताकि वो इस माशी बहरान से निकले। IMF का जो आपने 2-3 बार सवाल किया, देखिए इमरान खान नाराज है आप लोगों से, ये मैं आपको अंदर की बात बता रहा हूं, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि धरने के अंदर जिस तरह का रवैया फेडरेशन ने अपनाया, जिस तरह का रवैया चैम्बर्स ने अपनाया, जिस तरह से इमरान खान और तब्दीली के नारे का साथ नहीं दिया, उसके खिलाफ मीडिया में बयानात दिए, मेरा ऐसा ख्याल है कि मैं इमरान खान को जानता हूं, मैंने उसकी जात पे PhD किया होगा, शायद वो दिल में बात रखने वाला आदमी है, उसको आप कभी नहीं लुभा सकते। देखिए, हम पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी पे यकीन नहीं रखते। हम कभी भी मुल्क में, हमारी आखिर तक कोशिश होती है कि ऐसे हालात ना हो कि माशी बहरान मज़ीद संगीन हो जाए, सनतें बंद हो जाएं, शटर डाउन स्ट्राइकें हो जाएं। हमने कभी साथ नहीं दिया। उसने बिजली का बिल जलाया, आप लोगों ने मजाक उड़ाया, उसने धरना दिया, आपने मजाक उड़ाया, तो ये तो सिविल डिसोबेंस ये तो सिविल डिसोबेंस की तहरीक है, जिसमें फेडरेशन जो हमारी एपेक्स बॉडी है ट्रेड इंडस्ट्री की, वो उस हद तक नहीं सर पंजाबी की एक फिर कहावत है, और चुप हो फिर। देखिए, अब उसका मसला ये है कि फिर वो यही बात है ना कि वो फिर अब आप भुगतेंगे अब उसको। नहीं, देखिए, अब सवाल ये है कि इमरान साहब से हमारी एक्सेस है और अब तक उन्होंने हमें अच्छा रिस्पांस दिया है। नईमुल हक साहब से जरिए, यासद उमर साहब और रजा अकदौ से मुसलसल रब्ता है। IMF की बात जो मैं बात करना चाह रहा था वो रह जाती हुई है कि पहले जब हमारे दोस्त ममालिक ने हमको सॉफ्ट लोन नहीं दिए थे और कर्ज़े पे तेल फराहम करने की फैसिलिटी नहीं दी थी, तो हमारे रिजर्व्स इस पोजीशन में नहीं थे कि वो स्टेबलाइज रहते, वो ज़्यादा देर तक रह सकते थे, और रुपये पे बेइंतहा प्रेशर था कि वो स्लाइड हो रहा था, गिर रहा था, डी वैल्यू हो रहा था। अब जब हमारे दोस्त ममालिक ने हमें सॉफ्ट लोन भी दिए और ऑयल की डेफर्ड पेमेंट फैसिलिटी यानी कर्ज़े पे तेल देने की सहूलत भी दिए, उससे आपने देखा कि हमारे रिजर्व थोड़े से स्टेबलाइज हुए और रुपये पे प्रेशर कम। अब रुपये मोरलेस इसी लेवल के ऊपर रुका हुआ है, जो मज़ीद स्लाइड करने से बंद हो गया। अब IMF के पास इमरान साहब ने हमसे कहा था कि हम कल लोन ले सकते हैं, कल हफ्ते वाले दिन, लेकिन बहुत हार्श शराइत हैं उनके, सख्त शराइत हैं। वो बात तो कर दी उन्होंने। लिहाजा हम अपने कुछ सिचुएशन रिजल्ट बिल्डअप करके, कुछ सिचुएशन बेहतर करके और नेगोशिएट करके और दोस्त ममालिक के हेल्प के बाद IMF के पास जाना चाहते हैं। IMF के पास सिर्फ कर्जा लेना जाना मकसद नहीं होता है। IMF एक क्लीन चिट देती है जब वो कर्जा देती है, और उस NSE से आप ADP, IFC, इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक, मतलब हर जगह कुंजी चाबी का किरदार अदा करती है। वहाँ पे फिर ये अगर ये ना दें तो वो वहाँ पे रुक जाता है। अच्छा, यहाँ पर मैंने एक सवाल पूछना है शौकत बसरा साहब से। जाहिर बात है आपकी जानिब भी आऊँगा ये लेकर। शौकत बसरा साहब, एक मसला मैं देख रहा हूँ इस्लामाबाद में भी है, लाहौर में भी है, कराची में भी, और पाकिस्तान के दीगर शहरों के अंदर मौजूद है। वो ये है कि लोग इमरान खान की ज़ात पर तो बहुत ज़्यादा भरोसा किए हुए हैं, लेकिन उनकी टीम, चाहे मुआशी टीम हो या उसके अलावा कोई और टीम हो, उस पर ट्रस्ट नहीं है। और मैं हमेशा यही कहता हूँ कि इमरान खान बेचारा अकेला क्रिकेट मैच में खेल रहा है, 21 खिलाड़ी उसके खिलाफ खेल रहे हैं, 10 उसकी अपनी टीम के उसके खिलाफ खेल रहे हैं, 11 मुखालिफ टीम के, बस अंपायर का साथ उसके साथ है। आगे आप समझ गए होंगे मेरी बात को। तो शौकत बसरा साहब, ये तासुर क्या लाहौर में भी पाया जा रहा है और इस्लामाबाद में तो है ही शायद? भाई, मैं एक बात आपको कहूँ, मैं भी ये फील कर रहा हूँ कि ये परसेप्शन डेवलप हो रहा है कि इमरान खान का साहब की जात पे तो लोग कहते हैं जी कि हमें ब्लाइंड फेथ है, उनकी नीयत पे शक नहीं है, उनके कमिटमेंट पे शक नहीं है, उनकी ऑनेस्टी पे शक नहीं है, उनकी सोच पे शक नहीं है। लेकिन वो जो साइड कह रहे हैं कि टीम जो है, मैं ये समझता हूँ। अब असद उमर की बात कर लेते हैं। देखें, मिर्जा साहब बैठे हैं, असद उमर के मुतालिक अब वो हर डिपार्टमेंट को अप्रोच कर रहे हैं, हर बिजनेस कम्युनिटी के पास जा रहे हैं, लेकिन मसाइल इतने आप बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ बेग साहब नजरें चुरा रहे हैं जब आप बात कर रहे हैं। तो देखिए मेरी बात सुनिए, होता यह है कि लोग ये फील कर रहे हैं कि सोसाइटी के मसाइल बहुत ज्यादा है, मसाइल कम है, परेशानियां ज्यादा है, इकोनॉमी की हालत अच्छी नहीं है, तो अभी वक्त लगेगा। तो उसका सारे का सारा मलबा जो है उन खास तौर पर मेन गुजरा पे पड़ रहा है, जिनमें मैं कहूँगा असद उमर साहब है, हमारी मीडिया की टीम फवाद चौधरी साहब है, वो लोग ज्यादा हद से तनकीद बन रहे हैं। क्योंकि अब देखिए, जो अब
तीन तरकीद होनी है इकोनॉमी के हवाले से, वो असद उमर साहब का ही होनी है, क्योंकि वो फाइनेंस मिनिस्टर है, इसलिए उनको बड़ी बम्बार्डमेंट का सामना करना पड़ रहा है। इसी तरह जब पॉलिसीज को वाजे करना है तो जो होता है आपका इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, वो आपको पूरा रिप्रेजेंट कर रहा होता है, वो हुकूमत का नुक्ता नजर पेश करता है। मैं देखता हूँ तो चौधरी साहब भी टोक के दाने पर है। इसलिए आहिस्ता आहिस्ता जब चीजें बेहतर होंगी तो मैं समझता हूँ कि किसी वजीर में ये जरूरत नहीं है कि वो करप्शन का सोच सके, वो डिसऑनेस्टी का सोच सके, वो बेईमानी का सोच सके। ये पहली दफा हुआ है कि ऊपर से नीचे लेकर तक ये डर मौजूद है कि अगर किसी ने कमीशन खाया, अगर किसी ने बेईमानी की, अगर किसी ने डिसऑनेस्टी की, तो हम पकड़े जाएंगे और हम कैबिनेट में भी नहीं रहेंगे। हाँ, ये बात दुरुस्त है आपकी कि टाइम लगेगा, चीजें रातों रात ठीक नहीं होगी। अलग चले यही चीज डॉक्टर साहब से पूछ लेता हूँ। डॉक्टर बेग साहब, अब बात यह है कि जो बात मैंने इनसे पूछी वही अब आपसे जानना चाहूँगा। बात यह प्रॉब्लम आपके सामने इमरान खान साहब की ज़ात के मुतालिक बसरा साहब ने खुद भी कहा, लोग कहते हैं उनकी नीयत साफ़ है, ईमानदार आदमी है, करप्शन नहीं करेगा। उसके बारे में ये चीज़ एक जनरल ओपिनियन जो होती है, टीम कमज़ोर है, इसके बारे में अब आप भी राय दें। उन्होंने तो बता दिया कि मसाइल का कद इतना है कि अब उसको कैसे। मैं दो चीज़ों से इत्तेफाक करेंगे। एक तो जाने वाली गवर्नमेंट मुस्लिम लीग नून की बैगेज बहुत छोड़ के गई है, बहुत हेमरेज था। गार्बेज या लगेज? नहीं, बैगेज कहते हैं उसको, बोझ, लाइबिलिटी जिसको कहते हैं। नहीं, मैं तो गार्बेज कह रहा हूँ ना, आपसे पूछ रहा हूँ बैगेज है या गार्बेज? तो मैंने जो लफ्ज़ कहना था वो मैंने कह दिया। आप अपनी तरफ से जो ऐड करना चाहें वो अली नासिर के नाम से ऐड हो जाएगा। तो बैगेज बहुत छोड़ के गई, जिससे इस हुकूमत को यकीनन उसको सब साफ करके और हालात ट्रैक पे लाने में टाइम लग रहा है, और हमें टाइम देना चाहिए। और ये वो मसले नहीं हैं कि जो एक दो महीने में हल हो सकें। लेकिन दूसरी चीज़ पे भी मैं इत्तेफाक करता हूँ कि इमरान खान साहब की क्रेडिबिलिटी के बारे में कोई ऐसी बात नहीं हुई, कोई स्कैंडल वो और उनकी इमीडिएट टीम जो है उसके बारे में नहीं सुनने में आया। जो हकीकत है वो बोलना चाहिए। लेकिन जो एक तीसरी चीज़ है जो ज़रा सा मनफी फैल हुआ है, वो ये है कि टीम की परफॉर्मेंस वो नहीं नज़र आ रही, कोई मरबूत प्लान नहीं है, कोई रोड मैप नहीं है, एडॉक मेजर्स लिए जा रहे हैं, मेहनत हो रही है, फायर फाइटिंग की जा रही है, यहाँ आ गया तो वहाँ बुझा दिया, यहाँ आ गया तो वहाँ। इसका जवाब लेते हैं शौकत बसरा साहब से, एक ब्रेक लेनी है। जब वापस आएंगे बात बिल्कुल ठीक है, पॉलिसी नहीं है, फ्रेमवर्क नहीं है, पाथवे डिसाइड नहीं किया, रास्ता नहीं बताया। लेट्स टेक ए शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। गुफ्तगू हमारी जारी है। ब्रेक पे जाने से पहले हमने बात की और यही महवर बन रहा है गुफ्तगू का कि इमरान खान साहब एक अच्छे आदमी हैं, अच्छी सोच है, अच्छी फ़िक्र है, नीयत साफ़ है, ईमानदार हैं, लेकिन टीम ठीक नहीं। उसके ऊपर भी एक राय आ गई। फिर साथ साथ एक बात जनाब डॉक्टर मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब ने भी की कि हुकूमत के पास इस वक्त कोई रोड मैप मौजूद नहीं है, पॉलिसी में क्लैरिटी मौजूद नहीं है, फ्रेमवर्क मौजूद नहीं है। तो शौकत बसरा साहब, जो सबसे बड़ा चैलेंज और प्रॉब्लम आ रहा है ना इस वक्त, वो ये आ रहा है कि जो जनरल परसेप्शन क्रिएट हो रही है वो ये है कि रोड मैप नहीं है, 1 करोड़ नौकरियां देनी, 50 लाख घर बनाने हैं और बहुत सारे काम करने हैं, लेकिन रोड मैप मौजूद नहीं है। क्या ये बात दुरुस्त है? अली नासिर मेरा जो भाई है ना, अब इतना तजर्बाकार हो गया है, बहुत सारे वर्ड्स को खुद ट्विस्ट कर लेते हैं। ऐसी बहुत सारी बातें मेरे ख्याल में कुछ नहीं कही हैं मिर्जा साहब ने कि टीम नकम्मी है या उसमें लैकिंग है। बात मैं फिर आपको ये कह रहा हूँ कि टीम की नीयत में भी शक नहीं है। मैं फिर इशू ये है, एक तो टाइम बहुत कम है, 5 महीने में आप डिटरमिन नहीं कर सकते किसी इंसान की परफॉर्मेंस को। आप ये देखिए कि 5 महीने होते हैं, टोटल 150 दिन अभी नहीं हुए, मेरा ख्याल में 120 या 30 दिन के करीब इस हुकूमत को आए हुए हैं। तो उसमें अभी जैसे नई टीम बनी है फेडरेशन की, उनसे कल असद उमर साहब मिलेंगे। जैसे जैसे अभी टाइम गुजरेगा चीजें स्टेबल हो रही हैं। कल उन्होंने इंडिकेटर्स दिए हैं कि पहले से एक्सपोर्ट बेहतर हुई है, इंपोर्ट कम हुई है, पहले से जो कर्जों का बोझ था, जो रुपया
रुपए पे जो प्रेशर था वो कम होता नजर आ रहा है। इस बात को मिर्जा साहब भी इंडोर्स करेंगे। तो ये इंडिकेटर, असल में मैं समझता हूँ कि इस वक्त हुकूमत का जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो है इकोनॉमी, इकोनॉमी, इकोनॉमी। अगर हम इकोनॉमी बेहतर करने में कामयाब हो जाते हैं तो ये ऑटोमेटिकली हर चीज अपने ट्रैक पे आ जाएगी। लेकिन मेरे भाई, वो उस इकोनॉमी को किस तरह रातों रात या 120 दिन में ठीक कर दें, जिसके साथ खिलवाड़ इतना किया गया हो, इस तरह मुल्क को लूटा गया हो, जिस तरह शायद ये इंडिया के हुक्मरान थे जो पाकिस्तान को लूटने के लिए आए हुए थे। और उसकी चीजें मैं नहीं कह रहा, अभी आप अदालतों में देख लेना जाके कि क्या क्या निकल रहा है मियां साहबान के ऊपर, उनका हर बंदा पकड़ा जा रहा है। उन्होंने बेरहमी के साथ, बल्कि मैं समझता हूँ इसको इस तरह बेदर्दी के साथ लूटा है कि इस तरह तो गैर भी नहीं लूटते जिस तरह मियां साहबान ने, जिसने इस मुल्क को 3 दफा वज़ीर सर आज़म पता नहीं बनाया। सहाफियों को खुश रखा हुआ था उन्होंने, इस मुल्क की इंटेलिजेंसिया को खुश रखा हुआ था, हाँ, हर ये कोई बात- वाह वाह ये करता बात था, उनकी वाह वाह करता था। वाह वाह वाह, क्या बात है जनाब साहब। अली भाई बड़ी इंपॉर्टेंट बात कह दी आपने। एक फैक्टर ये भी है कि जब से इश्तहार बंद हुए हैं, जब से चैनल्स को मेरा ख्याल कहता है कि जो फंडिंग आती थी गवर्नमेंट की तरफ से वो आनी बंद हुई है, तो बस वो सुबह शाम हमारी तख्ती आ रही है कि जी अब इसकी हुकूमत फारिग हो गई है, इस हुकूमत को निकाल देना चाहिए। नहीं सर, मेरा ख्याल है कुछ शहर दे लोग भी जालिम सन, कुछ चौहान साहब तो भी सर माजरत के साथ मैं शेर को थोड़ा सा मैंने तब्दील कर दिया, लेकिन यह कि कुछ शहर दे लोग भी जालिम सन, तो कोई आप चौहान साहब को भी समझाएं, जरा फवाद चौधरी साहब को भी समझाएं। वो मीडिया वाले आपके दुश्मन तो नहीं है ना, हम भी आप लोगों के साथ ही, आप वही रोटी खाने वाले लोग हैं जी। अली नासर भाई, मुनीर न्याज़ी साहब ने बहुत अच्छा कहा था, कुछ उंज भी रामा औखियां सन, कुछ गल विच गम दा तौक भी थी, कुछ शहर दे लोग भी जालिम सन, शहर दे नहीं कह रहे, कुछ मीडिया दे लोग भी जालिम सन, कुछ सर, मर्द साडे उत्ते मर्द दा पार है। शौक भी थी। बात ये है कि हमारे जो स्पोक्स पर्सन है जो मीडिया पे आते हैं, खास तौर पे चौहान साहब को भी कहूंगा कि उनको जरा ठंडा ठंडा रहना चाहिए। वो उनको इतना जोश जज्बात में जिस तरह 2-4 एपिसोड हुए हैं, जो सहाफत और सियासत चोली दामन का साथ है। सहाफी भाई जो हमारे हैं उनके बेगार हम बेकार हैं, और सहाफी सियासतदानों के बेगार सियासत बेकार है। हम सब लोग पाकिस्तान का हिस्सा, पाकिस्तान को आगे देखता हुआ देखना चाहते हैं। इसलिए जो खास तौर पर जिम्मेदारी बहुत होती है, 24 घंटे आपने हुकूमत को रिप्रेजेंट करना होता है, कोई ना कोई बात हो जाती है, उसको कंट्रोल करना होगा। सहाफी तो सबसे सब सवाल करते हैं, उनका पेशा है, उनका काम है, उनका प्रोफेशन है, उन्होंने अपनी खातर नहीं अवाम की खातर एक इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी होती है जो आवाम तक जानी होती है। इसलिए अगर हम पेशेंस लूज करेंगे, अगर हम सब्र का पैमाना हाथ से छोड़ देंगे, फिर वही होगा जो 2-3 दिन पहले चौहान साहब के साथ हुआ। चौहान साहब को बड़े तहम्मुल के साथ, बड़ी बर्दाश्त के साथ और प्यार के साथ बिल्कुल, मीडिया बिल्कुल, वालों को जरा सही से प्यार और इज्जत मिले। हम प्यार के भूखे, बिल्कुल जैसे हर शख्स इंसान प्यार का भूखा होता। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। वक्त मेरे पास आज बड़ा मुख्तसर था, बहुत सारे मौजूआत रह गए। इख्तियार बेग साहब से भी बहुत सारे सवालात पूछने थे, तिजारत और सनत के शोबे में इनको मुबारक भी पेश करते हैं। ये सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जो है इलेक्ट हुए हैं FPCCI के। आप दोनों मेहमानों का एक मरतबा फिर से बहुत शुक्रिया। वी वेट फॉर मैसेज ऑन फेसबुक। यहाँ पे अली नासिर हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।